हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आपने जारी रखी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी का डिटेल्ड सिलेबस जाना था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी शब्द जो है बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। जियो प्लस ग्राफी। जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब पृथ्वी और इसकी संरचना का वर्णन करना। तो ठीक है, ज्योग्राफी शब्द। अब आपके दिमाग में जब आप ज्योग्राफी शब्द सुनते हो तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि ज्योग्राफी शब्द को किसने इजाद किया होगा, है ना। तो ज्योग्राफी शब्द को, इस सब्जेक्ट को ज्योग्राफी का नाम जिसने दिया, उनका उन महान व्यक्तित्व का नाम है इरेस्टोस्थेनीज। इरेस्टोस्थेनीज, ठीक है। इरेस्टोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द से हमें इंट्रोड्यूस करवाया, इसीलिए हम इनको भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का पिता इनको माना जाता है। लेकिन देखिए, कुछ विद्वान जो है वो हिकेटियस को भी ज्योग्राफी का पिता मानते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि सबसे पहले हिकेटियस ने भूगोल की एक क्रमबद्ध व्याख्या प्रस्तुत की थी, ठीक है। इसलिए हम लोग हिकेटियस को भी, कुछ लोग हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं, हिकेटियस। फिर इसके बाद आए सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सबसे पहले भूगोल की बहुत ही तार्किक और दार्शनिक व्याख्या को प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक कॉस्मोस में। 1842 से लेकर 1860 तक इनकी जो बुक है कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। सर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था कॉस्मोस, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में भूगोल का डिटेल्ड वे प्रस्तुत किया, ठीक है। तो इसलिए हम इनको, इसलिए इनका नाम इतिहास में दर्ज है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले भूगोल की बहुत तार्किक और बहुत शुद्ध व्याख्या प्रस्तुत करी अपनी पुस्तक कॉस्मोस में, ठीक है। ये तो हो गया भूगोल के विषय के बारे में। अब हम देखते हैं कि भूगोल की जब उत्पत्ति हुई, हमने सबसे पहले अपने सिलेबस में देखा था कि हम उत्पत्ति को देखेंगे, भूगोल की उत्पत्ति यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो देखिए, ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में कुछ लोगों ने, जब तक की साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, तब तक कुछ लोगों ने अटकलें लगाई कि ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा है। तो उसी में एक आए सर टॉलेमी। अब देखिए, टॉलेमी जब आए तो इन्होंने 143 ईस्वी में टॉलेमी ने हमें बताया कि ब्रह्मांड कैसा दिखता है। ब्रह्मांड जियोसेंट्रिक है। कैसा है? जियोसेंट्रिक, यानी कि भू केंद्रित है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, भू केंद्रित, यानी कि उसके केंद्र में कौन होगा बेटा? केंद्र में पृथ्वी होगी और सूर्य और सभी ग्रह उसका चारों ओर से चक्कर लगा रहे होंगे। इन्होंने ये व्याख्या दी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो जियोसेंट्रिक है। उसके कुछ समय बाद आते हैं निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं भाई देखो, कॉपरनिकस इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड जो है वो जियोसेंट्रिक नहीं है। ये अवधारणा गलत है, ब्रह्मांड जियोसेंट्रिक नहीं है। ब्रह्मांड कैसा है? हमारा ब्रह्मांड हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक ना, हेलियोसेंट्रिक का मतलब सूर्य केंद्रित, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है वो सूर्य को केंद्र में रख करके सारे ब्रह्मांड उसका चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड हमारा जियोसेंट्रिक ना होकर के कैसा है? हेलियोसेंट्रिक है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहें तो इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है हमारा वो हेलियोसेंट्रिक है, यानी कि सूर्य जो हमारा है वो है सिग्मा मिल, वो किसी के चक्कर वक्कर नहीं लगाता। पृथ्वी और सारे ग्रह मिल करके क्या करते हैं? उसका चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गई निकोलस कॉपरनिकस की बात। फिर 1920 में आते हैं सर एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने एक टेलीस्कोप का निर्माण किया जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे शायद। तो हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल टेलीस्कोप के थ्रू इन्होंने ये इस सिद्धांत की तो पुष्टि करी थी कि ब्रह्मांड जो है वो हेलियोसेंट्रिक है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मांड जो है वो विस्तारित हो रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है। मतलब इसकी जो संरचनाएं हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, वो सभी फैल रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार होने की इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसको हम रेड शिफ्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब एक बैलून के ऊपर डॉट्स होते हैं और जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो क्या होता है? वो डॉट्स के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो भी आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा से दूसरे आकाश गंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये किसने बताया? सबसे पहले एडविन हबल जी ने बताया। उसके बाद 1927 में जॉर्ज लेमेत्र आए। अभी तक तो जितने भी साइंटिस्ट जिनको हम देख रहे हैं, जिन भी खगोल शास्त्रियों को हम देख रहे हैं, इन्होंने हमें एक तो भूगोल के बारे में बताया और दूसरा हमें ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में बताया। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है वो सबसे पहली बार जॉर्ज लेमेत्र ने दिया। किसने दिया बेटा? जॉर्ज लेमेत्र ने। 1927 में जॉर्ज लेमेत्र ने हमें बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो फिर जॉर्ज लेमेत्र ने 1927 में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था बिग बैंग। ठीक है, और इसी सिद्धांत को रॉबर्ट वैगनर नाम के विद्वान, रॉबर्ट वैगनर नाम के वैज्ञानिक ने इसको, रॉबर्ट वैगनर ने इसको 1967 में पुष्ट भी कर दिया और इसकी व्याख्या भी कर दी कि हाँ, बिग बैंग सिद्धांत क्या है और किस तरह से ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत को, यानी कि इस घटना को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। तो चलिए जानेंगे बिग बैंग के बारे में और ये भी जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई। देखिए, इस घटना को हम बोलते हैं बिग बैंग या महाविस्फोट का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि जब कहीं पे कुछ नहीं था, है ना, जब कहीं भी कुछ नहीं था, वो सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, कुन फाया कुन, जब कहीं भी कुछ नहीं था तब वही था। तो क्या था? तो एक गोला था। ठीक है, एक एकाकी, इसको हम एकाकी गोलक का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा गोला था। आज संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो, छोटे से एक छोटी सुई से लेके बड़ी से बड़ी संरचना, जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप देख सकते हो, वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट होके एक गोले में समाहित था, इस एक गोले में समाहित था। इसी को हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी या एकाकी गोलक। अगर एग्जाम में आ जाए एकाकी गोलक का सिद्धांत बताइए तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब है कि ये बिग बैंग के सिद्धांत को ही आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए, एक जैसे कि आप सपोज कर लो कि आज जो कुछ भी आप सब देख रहे हो, सबको क्या कर दो? क्रंच कर दो, सबको इकट्ठा एक जगह कांटेक्ट कर दो और सब्जेक्ट इसको सारे को कांटेक्ट करके एक बड़ा गोला बना दो। ऐसे ही सारा जितना आज आप देख रहे हो, सभी संसार का सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा, सारा घनत्व सब इस गोले में केंद्रित था। ठीक है, इसको हम एकाकी गोलक बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्या हुआ होगा जब ऐसा किसी ने देखा तो है नहीं, सबने अनुमान ही लगाया है। तो ऐसा अनुमान लगाया कि क्या हुआ होगा जब इस गोले का द्रव्यमान, इस गोले का आयतन घनत्व इतना ज्यादा बढ़ गया, इसके अंदर की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? इसमें एक बहुत भयंकर बेटा विस्फोट हो गया। और जैसे ही विस्फोट हुआ तो ये सारा आयतन घनत्व द्रव्यमान क्या हुआ? चारों दिशाओं में फैलने लगा। और जैसे ये मतलब इसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि इतनी तेजी से फैलने लगा। और क्या क्या फैला इसके साथ साथ, इसमें से क्या निकला? इसमें बहुत सारी गैसेस निकली, धूल निकली, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब निकले और ये सब बड़ी तेजी से आकाश में फैलने लग गए। और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। और पहले 3 मिनट में ही क्या हुआ? पहले ही 3 मिनट में पहले परमाणु का निर्माण हो गया, पहला परमाणु बन गया। लेकिन जिस समय ये फटा था उस समय ऊर्जा इतनी ज्यादा थी, इतना इतना भयंकर ब्लास्ट था ये, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली कि उसके अंदर ऊष्मा बहुत ज्यादा थी, तापमान बहुत ज्यादा था। और अगले 3 लाख सालों में, अगले लगभग 3 लाख साल लगा, 3 लाख सालों में ये तापमान घट करके 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपने साइंस में पढ़ा है कि जब तापमान कम होता है तो चीजें क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, संकुचित होनी शुरू हो जाते हैं। और जब तापमान ज्यादा होता है तो सब कुछ प्रसारित होने लगता है। तो ऐसे ही जब ये गोला फटा तो ऊर्जा और द्रव्यमान और तापमान इतना ज्यादा था, जैसे आप सपोज करो आपने कभी हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरे थे, कभी उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी है? देखिए उसमें कैसा दिखाया है। जो लोग उस समय के अभी फॉर्चुनेटली जो जिंदा बच गए, उन्होंने बताया कि जब परमाणु बम फटे थे तो ऐसा लगा था जैसे कोई सूरज आके धरती पे फट गया हो। मतलब इतनी ज्यादा उष्मा, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली कि सब कुछ जल गया, तबाह हो गया। और लोगों की बॉडी का जो फ्लश था ना बेटा, वो भी गलने लग गया था और सब कुछ जल गया। तो अब सोचो, जब परमाणु बम में इतना भयंकर विस्फोट हुआ तो ये तो बिग बैंग था, द बिग बैंग मतलब महाविस्फोट। तो जब ये हुआ
तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली और तापमान इतना ज़्यादा था। यही तापमान थोड़ा कम होने में लगभग 3 लाख वर्षों का समय लग गया। 3 लाख वर्ष में तापमान थोड़ा सा कम हो गया। और जब तापमान कम हुआ तो क्या हुआ, ये जो धूल के कण फैले हुए थे, जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो धूल के कण गैसेस जो फैली हुई थी, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। तो देखिए जब ये फटा होगा तो द्रव्यमान सब जगह एक जैसा तो होगा नहीं। मान लीजिए जब ये फटा तो जो धूल के कण निकले या जो भी गैसेस निकली तो क्या हुआ, इनके बादल बनने लगे। ये बादल तो थे ही, तो किसी का द्रव्यमान ज्यादा था, किसी का द्रव्यमान कम था, किसी का घनत्व ज्यादा था, किसी का कम। तो जो बड़े पिंड थे, जो बड़े गैसों के बादल थे, वो क्या करने लगे, छोटे गैसों के बादल को अपने पास खींचने लगे, क्योंकि इनका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था। तो जैसे जैसे ये खींच करके अपनी संरचना को, अपने आकार को और बड़ा बनाने लगे। इन्हीं गैसों के बड़े घनाकार बादलों को हमने क्या नाम दे दिया, हमने इन्हीं को निहारिका का नाम दे दिया। ठीक है, इन्हीं धूल और गैसों के बड़े बड़े जो बादल बने, इन्हीं को हमने निहारिका का नाम दे दिया। अब देखिए, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो इसमें कुछ ना कुछ फ्यूल तो रहा होगा। फ्यूल क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखिए इस निहारिका के अंदर जो भी हाइड्रोजन गैस थी, जब ये और सघन होने लगे, जब ये और कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, तो क्या होने लगा, जो हाइड्रोजन के पिंड थे वो उनका, जो हाइड्रोजन गैसेस थी उनका उन हाइड्रोजन के अणुओं का हीलियम में संलयन होने लगा। और जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ तो उसी से किसका फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का, तारों का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से निहारिकाओं के अंदर धूल कण और बादल तो थे ही, उसके साथ साथ ही तारों का फॉर्मेशन शुरू होने लगा। अभी इन्हीं निहारिकाओं के जो बड़े बड़े बादल थे, सपोज एक निहारिका यहाँ है, एक निहारिका यहाँ है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट होके एक दूसरे के पास आने लगी और इन्हीं निहारिकाओं के बड़े विशाल बादल और बड़ी विशाल संरचनाएं, समूह और तारों के समूह को, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, उसी को बेटा हमने नाम दे दिया आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा। अब आपसे पूछा जाए अगर आकाश गंगा क्या होती है, तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ी संरचनाएं जो धूलकण, गैसों और तारों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हीं को हम आकाश गंगा का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम किस में रहते हैं, हम अपनी जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है, क्योंकि ये आसमान में एक दूध की सफेद नदी जैसी दिखाई देती थी, इसीलिए इसको आकाश गंगा कह दिया गया, इसको मिल्की वे का नाम दे दिया गया है ना, मिल्की वे गैलेक्सी। इसी को हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। हम मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं, हमारा प्लेनेट है। ठीक है, तो अब देखिए आकाश गंगाओं का फॉर्मेशन होने लगा। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होते हैं, एक आकाश गंगा इतनी बड़ी संरचना होती है कि इसमें लगभग 1 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग 1 अरब तारे होते हैं और 100 अरब तारे होते हैं, सॉरी 100 अरब तारे होते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। तो कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी संरचना होगी। इतनी बड़ी संरचना में, इतनी बड़ी संरचना है ब्रह्मांड जहाँ पे लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और उन 100 अरब आकाश गंगाओं के अंदर 100 अरब तारे हैं और उसी में धूल कण है, पिंड है, सो हमारा सौर मंडल है। तो सोचिए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम इतने बड़े इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा के इतने छोटे से एक सौर मंडल में, एक पृथ्वी पे हम लोग, हमारा निवास स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब देखिए हमने आकाश गंगाओं के बारे में देख लिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा, जो एक सबसे जरूरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई, ये बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटित हुई। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे निहारिकाएं, तारे और आकाश गंगाओं का फॉर्मेशन होने लगा। अब देखिए आकाश गंगाएं हैं, तो अब हम ये जानेंगे कि आकाश गंगाओं की संरचना कैसी है। तो देखिए, जब जैसे कि एक आकाश गंगा, मान लीजिए ये एक आकाश गंगा है, ठीक है, इसके केंद्र में, इसके केंद्र को हमने नाम दिया बल्ज। इसके केंद्र का नाम है बल्ज। ठीक है, इसको बल्ज बोला जाता है। इसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, और ब्लैक होल का क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि ये अपने में से सूर्य के प्रकाश को भी अपने में से होकर के गुजरने नहीं देता। तो देखिए इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये पिंडों को, धूल कण, गैस और तारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सबसे ज्यादा जो तारे पाए जाते हैं वो इस ब्लैक होल यानी कि आकाश गंगा के बल्ज के पास पाए जाते हैं। और जो नए तारों का निर्माण होता है वो आकाश गंगा की तीसरी भुजा यानी कि सबसे बाहरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। हमारा सूर्य भी कहाँ है, हमारा सूर्य भी आकाश गंगा की सबसे बाहरी भुजा में है, मतलब हमारा सूर्य अभी
नया है ना, नया तारा है, ठीक है। अब सूर्य की उम्र लगभग 10 मिलियन वर्ष है, जिसमें से 5 मिलियन वर्ष तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी 5 मिलियन वर्ष है, जो कि बहुत लंबा समय है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से आकाशगंगाओं का स्ट्रक्चर होता है। केंद्र में इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है, इसके आसपास तारों का समूह, तारों का संकुचन होता है, और बाहर इसकी तीसरी भुजा में नए तारों का निर्माण होता है। अब देखिए, अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने आकाशगंगाओं को 3 भागों में डिवाइड किया है कि 3 इसके पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो है सर्पिलाकार आकाशगंगा, ठीक है, सर्पिलाकार आकाशगंगा। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं जो होती हैं, इनमें लगभग 100 अरब तारे होते हैं। उसके अलावा धूलकण, सौरमंडल, प्लैनेट्स, ये सब होते हैं, ठीक है। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, और ये आसमान में सबसे सुंदर दृश्य बनाती हैं। सबसे सुंदर हम सर्पिलाकार आकाशगंगा को ही कहते हैं, ठीक है। सबसे सुंदर दृश्य ये आसमान में बनाती हैं। उसके बाद दूसरी होती है दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा, यानी कि जो वृत्त के आकार की होती है, बहुत बड़ी होती है। इनमें तारों की संख्या 1 खरब तक हो सकती है, यानी कि 100 खरब तक हो सकती है इसमें तारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और ये संख्या में भी ज्यादा है। सर्पिलाकार आकाशगंगाएं संख्या में कम है, और देखिए, हम इतने लकी हैं कि हम जो बहुत कम है, जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीजें हैं, वो हमारे पास हैं, है ना। तो हम सर्पिलाकार आकाशगंगा में हमारी जो अर्थ है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो सर्पिलाकार आकाशगंगा में है, जिसका नाम मंदाकिनी है, ठीक है। और तीसरी होती है अनियमित आकार की आकाशगंगा। अनियमित, अच्छा, इसका कोई अनियमित इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये या तो मतलब ये किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन ना तो ये सर्पिलाकार होती है और ना ही ये दीर्घवृत्ताकार होती है। ऐसा क्यों होता होगा? कभी आपने ऐसा सोचा कि इसका शेप है, तो इसका डेफिनेट शेप क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बेटा, आकाशगंगाओं के पास ही कुछ ऐसे बड़े विशाल बादलों के समूह हैं, जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये इनके स्ट्रक्चर इनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से इनको एक डेफिनेट शेप में ये नहीं रह पाते। इस वजह से ये कैसी हो जाती हैं? अनियमित हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निहारिकाओं, तारों, आकाशगंगाओं की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं की संरचना। अब हम ये देखते हैं कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम मैंने आपको बताया कि हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी आकाशगंगा, ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, और हमारी आकाशगंगा के पास जो सबसे पास आकाशगंगा है, उसका नाम है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम प्रकाश की दूरी से चलें, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलेंगे, तो भी हमें अपनी आकाशगंगा से इस एंड्रोमेडा आकाशगंगा तक पहुंचने में लगभग 22 लाख वर्ष का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? लगभग 22 लाख वर्ष का समय लग जाएगा। और जैसे कि हमारी आकाशगंगा, मैंने बताया आपको, सूर्य हमारी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में स्थित है, ठीक है। अब सूर्य के सबसे समीप जो तारा है, जिसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य हमारे सबसे करीब का तारा है। उसके अलावा जो दूसरा तारा जो हमारे सूर्य के तारे के सबसे समीप है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए, अगर एग्जाम में प्रॉक्सिमा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा बी आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए, इस तारे का नाम, जो तारा सूर्य के सबसे पास है, उस तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और प्रॉक्सिमा बी नाम का ऐसा एक ग्रह है जो जिसकी संरचना देखने में पृथ्वी जैसी है। ये इस तारे का चक्कर लगाता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। प्रॉक्सिमा बी, ये एक ऐसा ग्रह है जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगाता है। तो इसलिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा बी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हमारी जो सबसे पास आकाशगंगा है, वो एंड्रोमेडा है। अब देखिए, जब आकाशगंगाएं, बहुत सारी आकाशगंगाएं, कोई एक ऐसा फॉर्मेशन है, एक बड़ा सा ऐसा ग्रुप है, जिसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे के पास में है, तो इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? बहुत सारी आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कह देते हैं? सुपर क्लस्टर कह देते हैं। क्या हम किसी सुपर क्लस्टर के बारे में जानते हैं? तो हाँ, सरस्वती सुपर क्लस्टर के बारे में हम जानते हैं, जो हमारी आकाशगंगा से बहुत ज्यादा, कई बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। उसका नाम है सरस्वती सुपर क्लस्टर, ठीक है। एक सुपर क्लस्टर क्या होता है? जिसमें बहुत सारी आकाश, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आकाशगंगाओं के बारे में हमने जान लिया। अब हम चलते हैं आकाशगंगा के अंदर।
तो देखिए आकाशगंगा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण संरचना है वो है तारे, जिनके बारे में हम डिटेल में भी समझेंगे। देखिए तारे कैसे बनते हैं, तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गैसों के बादल जब गैसों के बादल संघनित होने लगे, मतलब संकुचित होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और घने आकाशीय पिंड बनाने लगे, तो इन पिंडों में जो जो गैसेस थी यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, हीलियम में संलयन होने लग गया। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलने लगा। अब देखिए आपने बचपन में पढ़ा था ना कि तारे अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनके पास अपनी ऊर्जा होती है, अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, और ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगता है तो ऊष्मा और प्रकाश जनरेट होता है। ठीक है, इसी पिंड के अंदर क्या होने लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकल रहा है। तब तब ये तारा किस कलर का है, सफेद या फिर नीले रंग का होता है। तारे की उम्र का निर्धारण उसके रंग के द्वारा करते हैं। जब तारे में ऊष्मा और प्रकाश बहुत ज्यादा होगा तो उसका रंग नीला या कैसा होगा, सफेद होगा। ठीक है, अब जब तारों में धीरे धीरे हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लग जाएगी तो उसका रंग पहले नारंगी और फिर लाल और फिर डिम रेड कलर का होता चला जाएगा और हल्का होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जब ये तारा बनने लगा, जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगा तो ये श्वेत सफेद या फिर कैसा इसमें प्रकाश निकलता है, नीले रंग का प्रकाश निकलता है। इसी को हम आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। यानी कि यहाँ यही पे तारों का जन्म हो रहा है। ठीक है, ये तारे के जन्म की प्रारंभिक अवस्था है। अब देखिए जब हाइड्रोजन का हीलियम में कोर में संलयन हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन की मात्रा कम होने लगेगी, तो तारे के बाह्य भाग में जो बाहरी भाग है यहाँ पर भी हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होने लगा। अब बाहर वाला हिस्सा ज्यादा प्रकाशित होने लगा। इसको हम तारे की पूर्ण अवस्था बोलते हैं, जब तारा बाहर से भी चमकीला है और अंदर से भी चमकीला है। ठीक है, तो इस तरह से ये तारे की पूर्ण अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे तारे का ईंधन फ्यूल जो है वो जैसे जैसे कम होने लगेगा वैसे वैसे तारा किसमें बदलता चला जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित होता चला जाएगा। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, लाल दानव तारा। ये क्या बन जाएगा, बड़ा होकर के लाल दानव तारा बन जाएगा। और जब लाल दानव तारा बनेगा तो बेटा दो अवस्थाएं आएंगी, या तो ये लाल दानव तारा श्वेत वामन तारे में कन्वर्ट होगा। अभी मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका बाइफिकेशन होता है। ठीक है, देखिए लाल दानव तारा जो है वो या तो जब इसका ईंधन कम होने लगेगा तो ये श्वेत वामन तारे में कन्वर्ट हो जाएगा, श्वेत वामन तारा या व्हाइट ड्वार्फ स्टार। इसके बाद श्वेत वामन तारे जब और भी ऊर्जा कम होती चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, काला बौना तारा। ठीक है, काले बौने तारे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो अवस्थाएं हैं, या तो ये लाल दानव तारा श्वेत वामन तारे और काले बौने तारे में, ये इसकी अंतिम अवस्था है, ये तारे की अंतिम अवस्था है, काले बौने तारे में परिवर्तित होगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यही लाल दानव तारे में एक भयंकर विस्फोट हो जाए, इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो ये अभिनव तारा या फिर न्यूट्रॉन तारे में बदलेगा। किसमें बदलेगा, अभिनव तारा या न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा जिसको हम पल्सर भी बोलते हैं, और इसी पल्सर का एक रूप और होता है क्वेसर। या तो पल्सर या क्वेसर में परिवर्तित हो जाएगा और या फिर ये श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाएगा। और इसकी अंतिम अवस्था होगी ये कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। अंत में अपने मरने के समय ब्लैक होल में बदल जाएगा, ये इसकी अंतिम अवस्था है। अच्छा, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें इन तारों का या तो ये इस रूप में फॉर्मेशन होगा या इस रूप में फॉर्मेशन होगा, ये हम कैसे पता करते हैं। देखिए यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है या फिर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना है, कितना 1.44 गुना, या तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो या उसका 1.44 गुना हो, तो क्या होगा, ये तारा जो है वो किसमें बदलेगा, श्वेत वामन तारे में बदलेगा और अंततः काले बौने तारे में बदलेगा। लेकिन अगर इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा है तो फिर ये किसमें बदल जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा होगा, घनत्व ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी, क्या होगा, बिग बैंग की तरह इसमें भी एक विस्फोट हो जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और उसके बाद ये
अभिनव तारा में बदल जाएगा। अभिनव तारा जिसकी याद नहीं कि जिसको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा बहुत ही चमकीला तारा होता है और अगर क्वेसर में बदला तो क्वेसर में जो है चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा, पृथ्वी से लगभग 20 ट्रिलियन गुना ज्यादा इसका क्वेसर का चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये अभिनव तारा में बदलेगा और लास्ट में जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी सारी ऊर्जा एक पॉइंट में आकर के इकट्ठी हो जाएगी और यही क्या बन जाएगा, एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो हो सकता है कि हमारा जो एकाकी गोलक है वो भी शुरुआत में ब्लैक होल ही रहा हो, है ना। तो इस तरह से ये एक ब्लैक होल में बदल जाएगा और ये तारे की अंतिम अवस्था होगी। अब देखिए समझ में आ गया आप लोगों को तारे का फॉर्मेशन, तारे का जीवन चक्र, ये सारा हमने इसमें समझ लिया। अब देखा था आपको कि यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या उससे 1.44 गुना हो तो वो श्वेत वामन तारे में बदलेगा। ये बात हमें किसने बताई थी, चंद्रशेखर ने बताई थी। एक वैज्ञानिक हुए चंद्रशेखर जी, जिनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इन्होंने बताया कि अगर इस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या 1.5 गुना है तो ये श्वेत वामन तारे में बदलेगा। इसको हम इसकी चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। अगर आ जाए चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो या तो वो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होगी या सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना होगी। हैं कि तारों से मिलकर और कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। देखिए आकाशगंगा में तारे जब सुंदर रूप में व्यवस्थित रहते हैं, एक सुंदर संरचना बनाते हैं व्यवस्थित होकर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए ये है हमारी आकाशगंगा, ठीक है, सूर्य हमारा तारा यहाँ पर है, ठीक है। अब जो तारे हैं, अगर तारे एक निश्चित ऐसे पैटर्न में फ्रेम हो जाएं कि वो एक सुंदर संरचना बनाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे नक्षत्र हैं, ठीक है। अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने 27 नक्षत्रों की संकल्पना की है। कितने नक्षत्रों की, 27 नक्षत्रों की। और भारत के जो ऋषि मुनि थे, यानी कि समझ लीजिए कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान कितना डीप था। उन्होंने 28वें नक्षत्र यानी कि अभिजीत नाम के 28वें नक्षत्र की भी परिकल्पना उन्होंने दी है। लेकिन साइंस हमारी 27 नक्षत्रों को मानती है, ठीक है। तो ये नक्षत्र है। अच्छा देखिए, जो एस्ट्रोनॉमी पे ही बेस्ड होती है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान पूर्णतः किस पे आधारित होता है, तारों और नक्षत्रों की स्थिति के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि जब हमारा जन्म हो रहा है, जब किसी का भी जन्म होता है, उस समय आकाश में तारों और ग्रहों और नक्षत्रों की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से उसके भविष्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी किस पे बेस्ड होती है, ग्रहों और नक्षत्रों पे, ठीक है। तो जब तारे एक सुंदर फॉर्मेशन बनाते हैं तो उसी को हम क्या संज्ञा दे देते हैं, नक्षत्रों की संज्ञा दे देते हैं। अब देखिए, और तारामंडल क्या होते हैं, देखिए तारामंडल भी तारों का एक फॉर्मेशन ही होता है, तारों की से बनाई गई एक आकृति ही होती है। लेकिन तारामंडल क्या होता है, वो सूर्य से थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये सूर्य है, सूर्य के पास जो है वो नक्षत्र हैं और सूर्य से थोड़ी दूर पे, थोड़ा ज्यादा दूर पे तारामंडल है, ठीक है। तो ऐसे ही तारामंडलों में हम किसको किसको देखते हैं, जैसे सप्तऋषि हो गया, उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया। 7 तारों का समूह क्या कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है। और उन्हीं 7 तारों के 2 समूह हैं, ठीक है, 2 सप्तऋषि हैं, एक बड़ा और एक छोटा। उसी को उर्सा मेजर और उर्सा माइनर बोलते हैं। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, ये हमारे 2 तारामंडल हैं। इसी के पास यहाँ पर है ध्रुव तारा, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, उत्तर दिशा को, यानी कि ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा का बोध कराता है। अब देखिए कैसे हम मानते हैं कि उत्तर दिशा का बोध कराता है, क्योंकि देखिए सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारा जो ब्रह्मांड, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं हम, ठीक है। ये ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है और सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर 25 करोड़ वर्षों में लगा। सूर्य का एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो हमेशा ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर की दिशा होगी। इसीलिए पृथ्वी पे हमेशा ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पहले के लोग इस तारे को देख के दिशा को भी जानते थे कि ये उत्तर दिशा है, ठीक है। तो इस तरह से ध्रुव हमारे जो उर्सा मेजर उर्सा माइनर के पास जो हमारा स्टार है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। अब देखिए
हमने कितने नक्षत्र बताए आपको? 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र हैं टोटल। अब जो हमारी पृथ्वी है वो इन नक्षत्रों को मतलब एक महीने 2.25 नक्षत्रों को क्रॉस करती है। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आपको? 27। यानी कि एक साल में हमारी पृथ्वी 12 नक्षत्रों को इस तरह से क्रॉस करते हैं। 1 मंथ में वो 2.25 नक्षत्रों को क्रॉस करती है। अब देखिए हमने कितना कुछ जान लिया आज आकाशगंगाएं जान ली, तारों की लाइफ साइकिल जान ली, नक्षत्र और तारामंडल के बारे में भी जान लिया। अब देखिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अब हम देखेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल सूर्य के बारे में मेनली, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य हमारे सौर परिवार का मुख्य सदस्य है, तो हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ अन्य ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ब्रह्मांड का एक ओवरव्यू है वो हम पूरी तरह से देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।